हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ आप लोगों की। अटेंडेंस लगवा लीजिए। मोहम्मद हसन, ठीक है। मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी नहीं है। साउद अब्दुल्ला, साउद अब्दुल्ला नहीं है। हुजैफा तो है ही नहीं। कामिश, हुजैफा है क्या? हुजैफा नहीं। कामिश, कामिश भी नहीं है। अली इफ्तिखार। प्रेजेंट। अली ये बताओ, ये कामिश भी नहीं आ रहा बहुत अरसे से। कभी शायद एक आध दिन आया है। क्या इशू क्या है इसका? कामिश का क्यों नहीं आ रहा? तो मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसका। क्यों, कराची में नहीं है क्या वो? नहीं, कराची में है, मगर इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। यार ऐसा कैसा इंटरनेट का प्रॉब्लम जो कभी रिजॉल्व ही नहीं हो पाता? और कराची के जैसे मतलब शहर में इंटरनेट तो सभी के पास होता है और रिजॉल्व कर लेता है बंदा। मेरा मैसेज ज़रा देना उसको कि भाई क्या मतलब है यार। फिर तो आप कोई भी क्लास नहीं लोगे ऐसे, तो बस यही बोलते रहोगे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अहमद मुश्तबा, प्रेजेंट। अम्माद रज़ा, अम्माद रज़ा, अम्माद रज़ा भी नहीं आता बिल्कुल ही। अम्माद रज़ा। मोहम्मद एहसन, ये भी नहीं आता। मोहम्मद एहसन। अली, इन तीनों को ये मैसेज देना, कामिश को, एहसन को और अम्माद को। ओके सर। नबील अली, नबील अली। आयशा, Present, sir. उजैर, मोहम्मद उजैर। शहीर, शहीर। तो नहीं, आज तो आधी क्लास एब्सेंट लग रही है मुझे। खुजर, यस सर, प्रेजेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट सर। मरियम। Present, sir. ये उमर फारूक हैं? उमर फारूक। जी सर। यार आप भी नहीं आते यार, बहुत कम आते हो उमर। अब आप भी पिछली दो क्लासों में से नहीं आ रहे, क्या मसला है? क्यों नहीं आते हो? नहीं दिल चाहता क्लास लेने सर का? बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेता हूँ सर मैं। यार वो तो ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में आप सवालात तो पूछ सकते हो ना। और मतलब अगर रिकॉर्ड देखने फिर लाइव का क्या फायदा होगा? लाइव से काफी फायदा होता है, इंटरेक्शन होती है ना एक चीज। अच्छा सर। जी फाइज, और अटेंडेंस का भी एक मसला है। थोड़ी हद तक तो आपको मिल जाएगा चांस, सर लेकिन फाइज का माइक नहीं चल रहा। फाइनाइट नहीं मिलेगा। तो उसको बोलो फिर मैसेज कर दे। कर दिया उसने? ठीक है। फाइज। अरीबा, Present, sir. बिलाल अहमद, प्रेजेंट सर। नबा, Present, sir. रिजवान, प्रेजेंट। यान। प्रेजेंट सर। रिजवान, सुफियान, आप दोनों कल की क्लास में नहीं थे। आप तो प्रेजेंट रहते ही हो, क्या हो गया था? सर कल याद नहीं रहा। रात में? रात में कहाँ क्लास थी भाई? भूल गए थे। हाँ सर, कल याद नहीं रहा था क्लास में। अच्छा, याद नहीं रहा। ठीक। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल नहीं है। यमुना, Present, sir. मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मुराद। शाद, प्रेजेंट सर। सकलैन, सकलैन, सकलैन मुझे अभी दिखा तो था। प्रेजेंट सर। बोला करो भाई फौरन। मुबश्शिर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अतर सिबगत, सर मुराद। सरमुराद, अतर सिबगत। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी। ये तकी बंदा भी नहीं आ रहा यार। अली शेख, प्रेजेंट सर।
उमैर उस्मान, उमैर उस्मान, यासिर फारूकी, यासिर फारूकी है क्या? नहीं है ना? अच्छा अब नहीं है। जो बच्चा रह गया है वो बता दे जल्दी से। सर मुराद। मोहम्मद उजैर। उजैर, मोहम्मद बिलाल। बिलाल। आईडी बताओ। 20 के 0574। और कोई? सर मोहम्मद मुराद। सर लगा दी भाई, मुराद लड़ रहे हो तुम तो यार। सर शफी। शफी। और बताओ भाई, हो गए सारे या कोई रह गया? चलें, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई देखिए, थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जैसे कल हमने क्लास ली थी, ट्यूटोरियल क्लास थी हमारी, और हमने टॉपिक भी इसमें कवर किया था क्योंकि हमारी लास्ट क्लास फ्राइडे वाली नहीं हो पाई थी। तो उसमें हमने ऑल्टरनेटिंग का रिव्यू किया था और ऑल्टरनेटिंग को ही हमने आगे पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक ट्यूटोरियल का आपको रिव्यू वीडियो भी मैंने कल भेजी थी, मिल गई आप सबको CL1 का रिव्यू? यस सर। जी, इसलिए मैंने वो CL1 का रिव्यू कर दिया था कि ताकि आप लोग उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोशिश की थी कि वो एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाए, एक समराइज हो जाए, क्योंकि पढ़ा हुआ तो जाहिर आपने है, एक समराइज हो जाए तो जो इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएं। बाकी भाई प्रैक्टिस आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है, वो जाहिर है वो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कर भी लूँ तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वो आप लोग करेंगे और अच्छा आपने एग्जाम पेपर देना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आज आपका क्विज है और क्विज मैं आपको भेज चुका हूँ, वो मिल गई आपको, ईमेल मिल गई है? क्विज की ईमेल मिल गई आप लोगों को? रात में भेजा था मैंने, बताइए। यस सर। अच्छा, क्विज पेपर तो नहीं खुला होगा ना? ऐसा तो नहीं किसी ने खोल लिया क्विज पेपर? खुला है किसी के पास? नो सर। हाँ, क्योंकि फिर तो आउट हो जाएगा ना पेपर। वो खुलेगा, ओपन होगा 4 बजे। मैंने 4 बजे का टाइम रखा है, वो मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप इजी हो जाएं तमाम अपने कामों से, क्योंकि अगर मैं भी रखता तो फिर आपकी अपलोडिंग में इशू आ जाता, क्योंकि आपको ज़ाहिर आगे क्लासेस लेनी होती। इसलिए फिर मैंने 4 बजे रखा है कि आप 4 बजे उसको जैसे ही वो ओपन होगा आप डाउनलोड करें। और अच्छा, काम अपने पहले से तैयार करके रखिएगा, पेपर, पेन, कैलकुलेटर, तमाम चीज़ें, और उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके फ़ौरन बाद आप उसको स्टार्ट करें, उसको सॉल्व करें। और 10 से 15 मिनट का पेपर है और मैंने आपको आधा घंटे का टाइम दिया है। वो इसलिए दिया है कि 10 से 15 मिनट में आपने कंप्लीट करना है, 4:15 के बाद कोई लिखता हुआ पाया ना जाए, वरना फिर उसकी अपलोडिंग में इशू हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि क्विज है, छोटा सा है, फ़ौरन ही उसकी PDF बनाइए, फाइल स्कैनर से जैसा बनाते हैं, और PDF को आप फ़ौरन उसको अपलोड कर दीजिए स्लेट पर, ठीक है? अच्छा, उसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे ये अली इफ्तिखार हैं। अब अली इफ्तिखार ने कर लिया काम 4:15 तक चले कर लिया, या 4:12 पे कर लिया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने इसकी स्कैन की और स्कैन को अपलोड 4:20 पर इन्होंने स्लेट पे अपलोड कर दिया। अब मिसाल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 4:20 पर जब इन्होंने अपलोड किया तो वो अपलोड नहीं हुआ स्लेट पे। वैसे तो अब आजकल स्लेट बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन मिसाल ले रहा हूँ कि भाई अली कर रहे थे और अली को कोई इशू आने लगा कि स्लेट पे वो अपलोड नहीं हो रहा, तो फिर अली ने करना ये है कि फौरन वो मुझे जैसे अपलोड किया नहीं हुआ तो फौरन वो मुझे ईमेल करेंगे वो पेपर, ठीक है? क्योंकि ईमेल आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 4:20 पे इसने अपलोड करने की कोशिश की है मगर कोई इशू आया है। अच्छा, ईमेल करने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं पेपर चेक करूंगा, चेक मैं स्लेट से ही करूंगा, याद रखिएगा बात, क्योंकि स्लेट से मैं डाउनलोड करूंगा बल्क में पूरी क्लास के पेपर, तो वहीं चेक करूंगा। ईमेल से आपका चेक नहीं होगा। होगा ये कि ईमेल आपने कर दी, उसके बाद आपने स्लेट पे ही अपलोड करना है। अगर वो 4:20 पे नहीं हो रहा तो 22 पे कर दें, 23 पे कर दें, 24 पे कर दें, 25 पे, मिसाल के तौर पर इनका 4:35 पे होगा अपलोड। अब अगर 4:35 पे हो तो ऑब्वियसली 4:30 का टाइम है, तो 4:30 के बाद 31, 32 किसी पर भी होगा तो वो 0 मार्क्स होंगे उसके। तो अब अली इफ्तिखार का पेपर 4:35 पे होगा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, मगर अली कह देगा कि सर मैंने तो, प्रॉब्लम थी वो ईमेल है, तो मैं टाइम देख लूंगा वहां से, जब टाइम देखूंगा तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है? तो ईमेल सिर्फ इसलिए है कि कंसिडर उसको किया जाए, चेक स्लेट से ही होगा। और ये उस केस में है कि कोई प्रॉब्लम हो, वरना ये ना करें कि हर बच्चा जो है वो ईमेल करते रहे, कोई फायदा कोई नहीं, क्योंकि चेकिंग तो स्लेट से होगी, ईमेल से तो होगी नहीं, ठीक है? तो आपने स्लेट पे ही अपलोड करना है। ये बात समझ में आ गई सबको भाई? इतनी डिटेल से यस मैंने बात सर। समझाई है आपको। अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाद में मुझे ईमेल्स करके ये नहीं कहना कि सर हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई इसी जगह पे हमने कोई अपना है बंदर भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, इस तरह से नहीं करना। जो है वही उसको अपलोड करना तरीके के साथ, कुछ और नहीं कर देना, अदरवाइज फिर आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, याद आ गई
कि अली इफ्तिखार वाली एग्जांपल में कि अगर अली ने मुझे ईमेल कर दी और 4:35 पे उसने अपलोड कर दिया तो मैंने जैसे कहा मैं कंसिडर कर लूंगा, मगर अगर अली ने ऐसा किया कि उसकी ईमेल वाली फाइल और अपलोड वाली फाइल में डिफरेंस हुआ तो फिर ना सिर्फ मार्क्स 0 हो जाएंगे बल्कि पेनल्टी लगेगी, क्योंकि ये चीटिंग केस है। समझ में आई बात? आपने अपलोड जो ईमेल की होगी फिर वही फाइल आपने अपलोड करनी है। मैं कंपेयर करूंगा अगर चेंज हुआ उसमें प्लस माइनस का भी, इसका मतलब सिंपल ये कि आपने ये नया पीडीएफ बनाया है तो वो बिल्कुल भी कंसिडर, बल्कि मैं बता रहा हूँ ना पेनल्टी पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पे अगर अली ने पूरा काम गलत कर लिया था और उसने वो ईमेल मुझे कर दी और बाद में उसको कहीं से पता चल गया और उसने सही करके उसको स्लेट पे डाल दिया तो 0 तो होगा ही होगा, पेनल्टी पड़ेगी। इससे बेहतर आप गलत ही डाल दें, उससे ये होगा कि सिर्फ मार्क्स 0 होंगे, पेनल्टी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये केस होता है, वैसे तो आप स्लेट पे अपलोड करेंगे सब एक ही दफा, लेकिन अगर आपने स्लेट का इशू के बाद ईमेल किया तो फिर वही फाइल आप मुझे स्लेट पे देंगे, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक क्वेश्चन होता है यार। जी सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें मुझे आप बता दें, कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू तो बता दीजिए जल्दी से, फिर हम लेक्चर शुरू करेंगे। सर सवाल ये है कि चैप्टर आपने दिया अल्टरनेटिंग टू करंट एंड वोल्टेज, ये बुक का कौन सा चैप्टर है? यमुना आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। आप ये कह रही हैं कि CLO3 में ऑल्टरनेटिंग कहाँ से पढ़ा है हमने? मतलब बुक का कौन सा चैप्टर है, किधर से हमने ये आप, एक्सट्रैक्ट किया है? ये आपकी थर्ड बुक है, फ्रॉइड बुक से लिए ऑल्टरनेटिंग का चैप्टर है ये। आपके रेफरेंस बुक्स, आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें अलेक्जेंडर और विलियम हाइट से हमने CLO 1 और 2 कवर किए हैं, बल्कि 3 का हमने ओपैम भी वहीं से कवर किया है, मगर जो ऑल्टरनेटिंग है वो हमने फ्रॉइड से कवर किया है। आपके फ्रॉइड में मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर, और थैंक यू। इसका नाम ही ना इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग होगा, जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी ना आपको। ओके। ठीक है जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल? भाई ये माइक जरा म्यूट रखा करें, अगर इन केस अगर आपकी तरफ कोई शोर हो रहा है। लेकिन म्यूट करने का ये मतलब नहीं है कि उसको कयामत तक के लिए म्यूट कर दिया है। कोई सवाल पूछे या कोई बात करनी हो तो उसको खोलें, बात करें, और कोशिश क्या करेंगे भाई आप किसी अलग कमरे में बैठ जाएं जहाँ पर शोर ना हो, क्योंकि एक तरह से आप क्लास ही ले रहे हैं ना। एक तरह से क्या, क्लास ही ले रहे हैं बेसिकली, जैसे आप यहाँ बैठे होते हैं जी। भाई किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दीजिए। आगे चलूं? हेलो? यस सर। यस सर। जी सर, आगे अच्छा अच्छा, देखिए आज हमने स्टार्ट करना है फेजर्स, ठीक है? तो फेजर स्टार्ट करने हैं तो अरीबा, आप, ये मैं इनको वेटिंग रूम में डाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरे नाम से कोई दूसरा बंदा एंटर हुआ था, मैं यही कंफ्यूज थी कि मेरे नाम से कोई दूसरा कैसे एंटर हो सकता है। अच्छा ठीक है भाई, इतना टाइम है यार आप लोगों के पास कि दूसरे दूसरे नामों से यार आप लोग आते हो यार, कमाल है। हैं, इतना टाइम नहीं होता कि यार क्वेश्चंस कर लो, वो बेचारे रीवा के नाम से बैठे हुए हो। चलो खैर, अब ये ऑनलाइन में तो भुगतना पड़ता है सबको। मतलब पता है क्या होता है, किसी बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं होता, वो सबकी पढ़ाई का खराब करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 25 बच्चे हैं उसमें से 5 बच्चों में पढ़ने का मूड है, यार आप आओ ही ना क्लास में, आपने अटेंडेंस लगवा ली है, आप म्यूट करके बैठ जाओ। कौन सा मैं सबका, जाहिर मैं कोशिश करता हूँ लेकिन सबको तो नहीं कह पाता ना, म्यूट कर दो, आप जाओ चले जाओ, नहीं अगर पढ़ाई का मूड। लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब ना करो, जो बेचारे अपनी नींद खराब करके आए हैं और वो पढ़ने की अगर कोशिश करना चाह रहे हैं, कुछ 4-5 बच्चे भी। लेकिन ये हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है ना, जो हमें एज अ कॉम मौजूद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि इसका आपको साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट ज़रा रुकिए, मैं वीडियो शेयर करता हूँ।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मैं फाइल, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, अब आ रही है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये वीडियो क्या को, ये मैंने स्लाइड शेयर कर दिया आपके साथ। हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। अच्छा ये बताएं आप लोग कि नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। फेजर्स कहीं सुने हैं आप लोगों ने या बिल्कुल आवाज नहीं आ रही? क्या मेरे तो ख्याल आनी चाहिए आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। आ रही है सर। तो कौन कह रहा था नहीं आ रही आवाज? हेलो भाई, सबको आ रही है आवाज? कोई ऐसा बच्चा है? आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। सर आ रही है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूँ। ये जरा, ये आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। तो जरा देखिए, जो भी सवाल हो आप फौरन माइक खोल के पूछ सकते हैं, ठीक है? ये मैं ऑन कर रहा हूँ। तो नई चीज है आप लोगों के लिए। सर नहीं है, नई चीज है सर। अच्छा, फेज तो हमने कल देखा था, फेज एंगल, जिससे हमने कहा था ना फेज क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना? चलें, फेजर्स हम देख लेते हैं फिर क्या है। तो डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। फेजर क्या कह रहा है? फेजर्स प्रोवाइड अ ग्राफिक मीन्स फॉर representing quantities that have both magnitude and direction, angular position. Phasors are specially useful for representing sine waves in terms of their magnitude and phase angle, and also for the analysis of reactive circuits. देखो इसमें बहुत सारी बातें लिखी। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखी है वो ये लिखी है कि हमारे पास जो ये फेजर्स हैं, ये एक तो ये कि ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बात ये नोट करें। दूसरी बात एक चीज और कर रहा है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, यानी डायरेक्शन मतलब एंगुलर पोजीशन यानी एंगल। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये जो दो चीजें हैं, यानी एक चीज मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपका एंगल, ऐसी चीज कहाँ देखी है आपने? ये तो मतलब सबने देखी हुई है, तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर बेस करती है? जी, सेक्शन बी आपने वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर्स क्वांटिटी। बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप ये समझ गए कि मैंने सेक्शन ई की अभी क्लास ली है, तो मैंने वो उसकी रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। समझ में बात आ रही है ना आपको? यस सर। तो मैं जब भी कहूंगा ना सेक्शन बी स्टूडेंट्स, तो आप फिर जवाब दीजिएगा मुझे। तो वेक्टर्स बिल्कुल ठीक आंसर। चलें सुने, क्यों बता सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपने क्या देखा था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ में वेक्टर लूं, तो आप लोग क्या कहते थे कि इस एरो हेड जो लाइन है, इसकी लेंथ क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही। और ये एंगल क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो थीटा बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ? डायरेक्शन। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेजर का है, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेजर का। इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिक मीन्स में, यानी वेक्टर्स ही एक तरह से। और आगे क्या कह रहे हैं? फेजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन वेव्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, यानी वही चीज, दो चीजें आ रही हैं फॉर द एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस को अभी छोड़ें। अच्छा आप देखें, आपके पास एक साइन वेव है, ठीक है? ये एक साइन वेव है, ये हमारे पास एक साइन वेव है। और अगर मैं एक साइन वेव यहां पे बना दूं, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? फॉर एग्जांपल फाई आ रहा है, ठीक है? ये दो साइन वेव्स हैं, इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया। तो ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर इसकी पीक वैल्यू क्या लूं मैं? ए का मॉड ले लेता हूं, ठीक है? ऐसे ये मतलब रैंडम में ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कोई भी चीज ली जा सकती है, ठीक है? ए का हमने मॉड ले लिया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी या थीटा। और अगर मैं बी लूंगा तो इसका हम बी का मॉड लेकर क्या कह सकते हैं? साइन ऑफ, बताइए कौन बताएगा? पाई टी। क्या होगा? कोई और से सर बेटा। ओमेगा टी, ये राइट पे जा रहा है, मैंने कल बताया था राइट पे जाएगा तो माइनस साइन के साथ एंगल शिफ्ट कर जाएगा। याद है बात? यस सर। जी सर। तो ये चीज बनती है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज है, जरा गौर करिए। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी हम देखेंगे आगे चल के होगा कैसे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो अगर हम इसमें आप गौर करें तो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। एक तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों का मतलब देखा जाए दो डिफरेंट है, इसका ए मॉड है, इसका बी मॉड है। दूसरी चीज क्या दिख रही है? फेज एंगल। कि इस पे फेज एंगल क्या मौजूद है? इसमें अगर माइनस या प्लस जो भी लगा दो 0 डिग्री है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं?
भाई इसमें तो 0 है ना, जब भी तो है नहीं। यस जी सर। सर। इसमें 5 है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या चीज है, इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या है, इसका फेज एंगल। यही बात इसके डेफिनेशन में लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। अच्छा बाकी बच गया ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, 2πf, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें सेम होती है, यानी किसी भी सिस्टम में आप ले रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो फिलहाल अभी चेंज नहीं हो रही, आप 2 फेज दे रहे हो, 3 फेज दे रहे हो जनरेटर में, यानी अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो सब जगह 50 हर्ट्ज चल रही है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक है हमारे पास, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको ले ना ले। इसी तरह टाइम एक वेरिएबल है जो कि दोनों के लिए सेम है, इस पूरे एक्सिस पर टाइम दोनों के लिए सेम है। भाई ये वेव जो चल रही है या ये वेव जो चल रही है, इसका मैं एक्सिस अगर लूं तो ये है ओमेगा टी, तो टी तो दोनों के लिए सेम हो गया ना, तो टी भी सेम है और ओमेगा भी दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब असल चीज क्या डिफरेंस डाल रही है, या तो मैग्नीट्यूड है या फिर उसका फेज एंगल है। ये बात समझ में आई सबको? जी यहाँ सर। तक बात समझ में आई कि आप जब भी साइन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यही वो यहाँ पे कह रहा है कि फेजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन वेव्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों है इसका मैंने रीजन दिया है कि इसमें इंपॉर्टेंट यही दो चीजें हैं। तो जब यही दो चीजें तो उनको हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब आपने फेजर नहीं पढ़ा तो इसलिए हम पूरा इसको पढ़ के देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ फेजर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। बात आ गई वेक्टर की जो हम कर रहे थे। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ फेजर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर नहीं है, इसको वेक्टर नहीं कहेगा, इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। कहाँ गया, बट द टर्म जनरली रेफर्स टू क्वांटिटीज दैट वेरी विद टाइम। यानी ये एक वेक्टर की टाइप है, मगर ये टर्म जो रिप्रेजेंट करती है वो उन क्वांटिटीज को करती है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे कि ये टाइम गुजरने के साथ ये चीज चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या करें, सच एज साइन वेव्स। एग्जांपल ऑफ फेजर्स आर शोन इन द फिगर, वो फिगर अभी हम देखते हैं। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ फेजर एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। अब ये बात बताएं, पूरी वेक्टर वाली बात हुई कि नहीं हुई जो अभी हमने यहाँ की थी, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ फेजर जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो एंगल थीटा होगा रिलेटिव टू 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस के साथ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर पोजीशन। यानी कि जैसे हमने यहाँ कहा था कि थीटा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन। द स्पेसिफिक फेजर एग्जांपल इन पार्ट बी हैज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा ये अब इन्होंने एग्जांपल्स दिए, तो आओ चलो पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो आप सब नोट कर लें अपने पास, वो ये है, notice that positive angles are measured counterclockwise from the reference। याद रखिएगा इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप फेजर्स बना रहे होंगे तो हमारे पास कोई भी लाइन जो होगी यहां से एंगल आप यूं लेना शुरू करेंगे। बताइए डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है, बताइए। काउंटर क्लॉकवाइज। भाई ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं ना, दोनों बात जी। कहते हैं ना। तो ये हाँ, तो ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी में काउंटर क्लॉकवाइज CCW इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज नहीं बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरह का जो भी एंगल आप डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव तस्वीर किया जाएगा। ये देखें ये बात क्या कह रहे हैं, एंड द नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज। यानी अगर आप यहाँ से चलेंगे यू, ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये नेगेटिव तस्वीर किया जाएगा। ये चीज नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस्तेमाल होगी। जी यहाँ तक नोट कर लिया सबने, बताइए आगे चलें। जी सर। यस सर। ये देखिए ये हैं वो चंद फिगर्स जिसमें आप फेजर से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको एक तरह से वेक्टर ही दिख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या चीज दिख रही है, वेक्टर। पहली फिगर में वो क्या कह रहा था कि आपके पास इस फिगर में वो क्या कह रहा है कि फेजर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फेजर, वो मैग्नीट्यूड और थीटा जो है वो उसका एंगल यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस। ये लेंथ जो होगी वेक्टर की तरह, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो इसका थीटा है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फेज एंगल को। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद उसने क्या कहा था, एक मिनट, ये तो हम आगे चले गए। उसने कहा था कि पार्ट बी में मैग्नीट्यूड 2 है, फेज एंगल 45 है, और पार्ट सी में मैग्नीट्यूड 3 है, फेज एंगल 180 है, और पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 1 है, फेज एंगल -45 है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। तो आइए जरा देखते हैं बी में। देखिए मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल 45, तो पॉजिटिव था, आपने काउंटर क्लॉकवाइज लिया। दूसरे में वो क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 3 है और एंगल +180 है, तो ये भी आप काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे। एंगल 3 है, यहाँ से जब 180 लेंगे तो वो यहाँ तक जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा 180 में बड़ी मजे की बात है, अगर क्लॉकवाइज भी लेते तो भी यही आता है,
क्योंकि 180 यहाँ से यहाँ तक भी 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 180 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 45 लूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। और आखिर में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल -45 है। माइनस का मतलब ये कि डायरेक्शन कैसे लेंगे आप, क्लॉकवाइज। ये -1 है और एंगल -45 है, तो ये नीचे को आ रहा है। तो ये 4 रिप्रेजेंटेशन के तरीके, ये तो जनरल है, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके दिखाए हैं। यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अच्छा, अब एक सवाल जहन में ये आता है कि भाई इस फेजर का ताल्लुक साइन वेव से हम कैसे जोड़ें, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये बड़ी मजे की स्लाइड है। यहाँ पर हम इस फेजर रिप्रेजेंटेशन को साइन वेव के साथ जोड़ते हुए आपको ये दिखा भी रहे हैं पूरी। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अ फुल साइकिल ऑफ अ साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रोटेशन ऑफ अ फेजर थ्रू 360 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, पहले भी मैंने बताई थी कि जब तक एक साइन वेव कंप्लीट होती है तो वो 360 डिग्री होता है। तो इतनी देर में ये साइकिल भी पूरा का पूरा यूं कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। ये बताएं, ये एग्री करते हैं आप लोग? भाई 360 डिग्री एक सर्कुलर पाथ है ना पूरा, सही कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप इस बोर्ड में पढ़िए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइन वेव एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो कह रहा है कि देखो साइन वेव ये चल रही है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है कि हर इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। आप कोई भी वैल्यू हासिल कर सकते हैं इस फेजर से। आप कहेंगे सर कैसे, ऐसे क्या आप क्या कहेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल। चले देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पर जब हमारी वेव फॉर्म है तो हमारा एरो हेड भी 0 डिग्री पर है, एग्री? ये बताएं सब, बताइए। यस। देखिए ये हमारा पॉइंट है, कहाँ गया ये हमारा, जब वेव 0 पर है तो हमारा फेजर ऐसे है। पहले तो ये देखते हैं, ठीक। जब वेव हमारी पहुंची 45 पर, ये वेव हमारी यहां तक पहुंची, ये भी 45 डिग्री ऊपर हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो फेजर हमारा ये रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि वेव ऐसे चल रही है, ये रोटेट कर रहा है। जब 90 पे पहुंचा तो फेजर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। जब आगे यहाँ गया तो फेजर यहाँ आ गया। इस तरह सोन चलते चलते वापस आ गया। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब मैं जरा इसको रब कर देता हूँ, दोबारा देखें। जब हमारा यहाँ पर था तो हमारी वैल्यू कितनी थी बताइए, साइन वेव की वैल्यू 0। और हमने यहाँ से वैल्यू निकाली तो क्या कह रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल क्या होता है, ये वाई एक्सिस वाला, फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। मुझे बताएं यहां से इसके टिप से वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस तक कितना है? इसका वर्टिकल डिस्टेंस टिप ऑफ द फेजर से एक्स एक्सिस तक कितना है बताइए? नहीं पता भाई, ये आपके पास ये देखिए ये है फेजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरो के इस टिप से लेकर इस एक्सिस तक, ये जो एक्सिस बना है कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो उसी के ऊपर है, तो 0 नहीं है? जी सर। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेव यहाँ पे 0 है, तो इसका भी टिप से वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। अच्छा, अब ये पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का? आप कहते हैं सर VP साइन थीटा, यही फॉर्मूला था ना, बताओ यार। जी सर। तो VP साइन थीटा कितना है, साइन 45। और 45 कितना होता है, VP अपॉन √2, ये होता है ना 1/√2। जी सर। अच्छा, अब ये इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? जी सर। यस। और अगर मैं इस पॉइंट को V1 कह दूं तो ये वाला डिस्टेंस V1 है, V1 निकालना है तो, और ये एंगल कितना है बताएं, 45। तो अगर मैं आपसे साइन का लगाऊं तो साइन 45 डिग्री, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका, अननोन आपका, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो लेंथ पता है ना आपको कितनी है, ये तो फेजर की कंप्लीट लेंथ है। आप हमने कहा था ना कि फेजर इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड होता है ना। जी सर। इसका मतलब ये पीक है इसकी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पीक। तो V1 किसके बराबर हुआ, VP, तो ये वही चीज नहीं आ गई, VP sin 45 यानी VP अपॉन √2। जी सर। तो ये इसके पीक से मिल गया। अच्छा, हम ये सारी बातें करें, हम सामने से भी देख सकते हैं कि देखें
ये मुझे बताएं, ये अब दिखा रहा है कि यहाँ ड्रॉप पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस इसका यानी वैल्यू है, तो यही डिस्टेंस, सामने भी वही डिस्टेंस दिख रहा है। अच्छा, जब 90 पहुंचते हैं तो पूरा 1 हो जाता है ना, यानी इसकी पीक वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर भी देखें, इसकी वर्टिकल टिप से जब मैं नीचे गिराऊंगा तो पूरी लेंथ ही आ जाएगी ना। जी सर। इसी तरीके से जब यहाँ पहुंचे तो ये 45 के बराबर, आप देखेंगे साइन 45 हो या साइन 135 हो, वैल्यू एक ही होती है 1/√2। तो ये भी डिस्टेंस। और जब 180 पे पहुंचे तो साइन 180 0 होता है, तो इसकी टिप से वर्टिकल डिस्टेंस वही फिर हो गया। जब 225 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब यहाँ पहुंचेंगे ये गिरा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी -VP एंड सो ऑन। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। इस तरीके से एक फेजर जो है वो इस तरह से रोटेट करता रहेगा और साइन वेव चलती रहेगी, तो फेजर जो है वो उसकी साइन वेव की हर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है विद साइन वेव। यानी हम जो फेजर हमने पढ़ा, हमने कहा कि यार फेजर तो पढ़ लिया, ठीक है, साइन वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो ये स्लाइड है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। यस आगे सर। चलिए, फेजर्स एंड साइन वेव फार्मूला। अच्छा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ कि जो मैंने अभी आपको कहा कि द अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज टाइम ऑफ द साइन एंगल। ये अभी तो मैंने निकलवाया आपको कि मैंने क्या कहा कि ये जो चीज निकाल रहे हैं तो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय यहाँ का एंगल। ये हमने कही थी ना बात, तो यही है। देखिए ना, साइन वेव की, चलें वापस इधर आए, इसी स्लाइड पे आए जो पिछली पड़ी थी। साइन वेव की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो क्या होती है? साइन वेव की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन VP sin थीटा। ये होती है ना? जी ये सर। होती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बनाऊं तो ये अगर मुझे निकालना है और ये इसका पीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये थीटा है, तो मैं अगर साइन थीटा लूं तो इसके बराबर होगा बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये चीज नहीं बन रही। बिल्कुल सर। तो यही बात आगे कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जो हमने साइन वेव की ये इक्वेशन देखी थी, बेसिकली वो ये चीज है, द अपोजिट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज टाइम्स द साइन एंगल। ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइन एंगल है। तो ये जो इक्वेशन आप इंस्टेंटेनियस की निकालते हो वो बेसिकली फेजर में राइट एंगल से निकल आती है। और ये काम वोल्टेज के लिए हो या करंट के लिए हो, देयर इज नो इशू, मतलब आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने जाहिर है वेव फॉर्म अगर वोल्टेज किया तो वोल्टेज ले लेंगे, फेजर भी वोल्टेज का हो जाएगा। अगर वेव फॉर्म करंट किए तो आप करंट ले लेंगे और फेजर भी करंट का हो जाएगा। यानी पिछली वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो ये वोल्टेज है, अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस वोल्टेज का कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू भी वोल्टेज हो जाएगी। वाई एक्सिस करंट का कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू भी करंट की हो जाएगी। वाई एक्सिस में अगर पावर कर दूं मिसाल के तौर पर, तो यहाँ वैल्यू भी पावर की हो जाएगी। तो बात इस पर डिपेंड नहीं करता वैल्यू क्या है, बात हम यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन साइन देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स देख रहे हैं। मोयुद्दीन अपना माइक म्यूट करें। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ देख रहे हैं कि साइन वेव फेजर से कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। यहाँ पर देखें, मजीद इसको बता दिया जो मैंने अभी आपको पहले बताया, मजीद बता दिया। देख लें कि हमारे पास अगर ये साइन वेव है तो ये इस एंगल पर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, राइट ट्रायंगल डेरिवेशन ऑफ साइन वेव फार्मूला, जो अभी हमने डेरिवेशन की थी, राइट ट्रायंगल डेरिवेशन ऑफ साइन वेव फार्मूला, कि साइन वेव का जो फार्मूला है वो राइट ट्रायंगल से कैसे निकलता है, ये आपके सामने। ठीक है भाई, अगर किसी का कोई इशू है तो पूछ सकता है भाई। अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे इल्हाम नहीं हो रहा कि मुझे खुद ब खुद पता चल जाए कि भाई कौन, मतलब किस स्टूडेंट को कहाँ पर इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लास में तो देखिए आप लोग जब होते थे मैं आपकी शक्ल देख के बताता था कि भाई आपको नींद आ रही है, आप उठ जाओ, आपको समझ नहीं आ रही आप पूछो। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ ना, तो आप खुद ही पूछ लें, अदरवाइज मेरी तो जिंदगी आसान है, मैं आगे जाता रहूंगा, बस आप कुछ पूछेंगे नहीं तो इसलिए आप खुद ही पूछना है आप लोगों को अगर कोई इशू है। सिर्फ एक बात पूछनी है। जी बोले उजैर। जी सर, ये मतलब ये अभी उसका है ना, वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन है ना? नहीं तो नहीं अगर पावर नहीं, मैंने आपको ये बताया ना, देखो साइन वेव की रिप्रेजेंटेशन फेजर के साथ है। वैल्यू आप वोल्टेज ले लें तो ये भी वोल्टेज बन गया, करंट ले लें तो करंट बन गया, पावर ले लें तो पावर बन गया, मतलब कि फार्मूलों में कोई चेंज नहीं आएगा। आप कुछ भी यहाँ पर रिप्रेजेंट, यानी कोई भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ये हाँ, देखो ना, ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इस वेव और इस मेथड की है, तो मेथड में वैल्यू कोई भी डाल दें। अब यहाँ वोल्टेज लिखा है ना भाई, ये मैग्नीट्यूड वोल्टेज का है तो ये लेंथ वोल्टेज हो गई। अगर ये एम्पलीट्यूड करंट का होता तो लेंथ करंट हो जाती। दैट्स इट। ठीक है ना सर? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जी सर, मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन होगा ना, निकालेंगे थोड़ी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हो मेरे भाई। ओके सर।
आपको अगर देखो ना, अगर मैं आपको एक वेव फॉर्म दूं बिल्कुल अननोन, कुछ भी ना दूं और आपको बोलो निकाल दो, तो जाहिर है आप नहीं निकाल सकते, फिर सिर्फ फॉर्मूला ही निकाल सकते हो। कुछ ना कुछ तो देंगे तो आप दूसरी चीज निकालोगे ना। जी सर। कुछ भी नहीं देंगे तो आप कैसे निकालोगे, है ना। बिल्कुल। अच्छा चले आगे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजर एंगल्स। अच्छा इसमें असल में उन्होंने एक चीज बताई है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि हम, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी कि काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होगा और यानी एंटी क्लॉक सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही होता है ना, वो पॉजिटिव एंगल होगा और क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो ये बल्कि आप इसको मैं न्यूमेरिकल में कराता हूँ, इसको अभी आप फिलहाल रहने दें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल्स को माइनस प्लस कर रहा है, हम इसको न्यूमेरिकल में करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। फॉर द फेजर इन ईच पार्ट ऑफ दिस फिगर डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू, आल्सो एक्सप्रेस ईच पॉजिटिव एंगल shown as an equivalent negative angle. The length of each phasor represents the peak value of the sinusoidal. देखिए ये वोल्ट जो यहाँ पे स्लाइड में ये जो चीज कर रहा है वो यहीं पे न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि इसकी वो बताएं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आइए पार्ट ए, ठीक है, बताएं इसकी, इस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। 10 नहीं 0 होगी। 0 सर। 0 होगी सर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप भूल गए वो टिप से वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो टिप से वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ 0 है ना। जी सर। यहाँ पर कितनी होगी सर 5 होगी। 5 होगी, बिल्कुल। यहाँ पर जी सेक्शन बी। 10 भाई आप लोग हो या सो गए सारे के सारे। 10 होगी। भाई ये कोई सवाल Yes. अब तक आपके जहन में नहीं आया, सब चीजें क्लियर हैं, क्योंकि इन्होंने तो काफी सवाल पूछे थे। आपको है क्लियर है यहाँ तक बात। जी सर। अच्छा ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाएं सारे, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।